चलो देख लो, तो पोएट्री में आज का पोयम क्या हो गया, नाम बोलो, द सोल्जर। द सोल्जर जो है, इसको लिखने वाले कौन है जी, रूपर्ट ब्रूक। याद रखना, सोल्जर जो है वो कैसा पोयम है, सोनेट है। कैसा है, सोनेट है। और ये कितने लाइन का कविता होता है जी, 14 लाइन की। 14 लाइन की कविता दो भागों में बटा रहता है, एक 8 लाइन और एक 6 लाइन। अष्टक और सेसेट बोला जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना है द सोल्जर। द सोल्जर बोलने का मतलब क्या हुआ, सैनिक। एक सैनिक क्या चाहता है, एक सैनिक क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है, उसके बारे में ये कविता है। एक सैनिक की इच्छा क्या है वो देखना है। रूपर्ट ब्रूक जो खुद ये पोएट तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या थे, ये सोल्जर भी थे, यानी कि एक सैनिक भी थे, है ना। तो एक सैनिक होते हुए अपनी फीलिंग्स को कविता के माध्यम से दर्शाने का काम किया, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लो, इसके बारे में हम लोग जान लो कि जो सोल्जर है उसका पोएट का पूरा नाम क्या है, रूपर्ट चॉनर ब्रूक, यानी कि रूपर्ट ब्रूक आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, 1887 में, 3 अगस्त 1887 में इनका जन्म हुआ था। और 23 अप्रैल 1915 को, है ना, सिनेसेप्सिस नामक रोग हो गया था, ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी, गोली लग गया था इनको जांघ में, है ना। यानी कि 20 अप्रैल को लगी थी और 3 दिन तक क्या ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, सेप्सिस नामक रोग हो गया था, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। और उस दरमियान, यानी कि ये जो गोली लगा था ये कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह गए थे और वहां पर अपने देश यानी इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, इस तरीके से। अब पहले ही फेज में, यानी कि 1914 में शुरू हुआ था और 18 में खत्म हुआ था, यानी कि पहले ही फेज में, यानी कि 15 में, है ना, 1915 में, यानी कि पहले ही साल में क्या हुआ था, वहां पर ये शहीद हो गए। लेकिन इससे पहले सैनिक अपने सैनिक भाइयों के लिए कविता लिखे और इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया। ये उस समय क्या लिखे थे, 5 सोनेट लिखे थे। अब 5 सोनेट में से ये जो सोनेट है बहुत ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने का काम किए थे, है ना। तो इसमें याद रखेंगे नेशनलिटी इनका क्या है, ब्रिटिश। यानी कि अगर पूछा जाएगा कैसे पोएट हैं, तो इंग्लिश पोएट हैं, ब्रिटिश पोएट है ना। ही वॉज also known for his boyish good looks, और इनको जाना जाता है बॉयज गुड लुक्स के लिए भी इनको जाना जाता है, ये याद रखना है, बॉयज गुड लुक्स के लिए इनको जाना जाता है, ये चीज है। अब देखिए, अब इनकी कहानी अगर हम लोग जान लेंगे तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को बन जाएगा। कहानी जानेंगे कि रूपर्ट ब्रूक जो है अपने आप में क्या थे, कवि थे। क्या थे, कवि, लेकिन साथ साथ में क्या थे, सोल्जर भी थे। क्या थे, सोल्जर भी थे। तो सोल्जर थे, सोल्जर थे। तो 3 अगस्त 1887 को, साथ साथ रिपीट करते जाएंगे, याद होगा। 3 अगस्त 1887 को उनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1915 को मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। और ये एक अंग्रेजी कवि थे, यानी इंग्लिश पोएट थे। गपशप नहीं करो। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए उनके आदर्शवादी युद्ध सोनेट, यानी उस समय ये 5 सोनेट लिख डाले थे। अब 5 सोनेट में से सबसे फेमस सोनेट हुआ था द सोल्जर। तो विशेष रूप से द सोल्जर जो है उनका जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। उनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ, पढ़े लिखे फैमिली में हुआ। उनके पिताजी रग्बी स्कूल के क्या थे, मास्टर थे। एक आयरिश पोएट हुआ कि आयरिश, विलियम बटलर येट्स। तो जो आयरिश पोएट थे W.B. येट्स, जिनको विलियम बटलर येट्स कहते हैं, उन्होंने इंग्लैंड में सबसे खूबसूरत जवान आदमी के रूप में इनको संबोधित किया, द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंग पर्सन के रूप में इनको संबोधित किया। और ये आप लोगों को पूछा भी जाता है द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंगेस्ट यंग पर्सन के रूप में कौन संबोधित किए, तो याद रखना W.B. येट्स। ये आयरिश पोएट है, आयरलैंड के थे।
तो ये 23 अप्रैल 1915 को उनका निधन हो गया, सेप्टिसेमिया के कारण हो गया था। इनको गोली लग गई थी 3 दिन पहले। रूपर्ट ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है, यानी वार पोएट भी इनको कहते हैं। कैसा पोएट कहते हैं? वार पोएट, यानी कि एक प्रकार का पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाली कविता है, जिसने 20 युद्ध के शुरुआती दिनों में कविता के माध्यम से, यानी कि कविता के माध्यम से, अपने सोनेट के माध्यम से लोगों के दिलों में देशभक्ति का लहर जगाया। जैसे हम लोग भी बहुत सारे कविता हम लोग के यहाँ भी है, मेरे वतन के लोग जब ये सुनते हैं तो हम लोग का एकदम रोम रोम जो है एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, है कि नहीं? ये है तो लहर जगाया। और उनकी ख्याति मुख्य रूप से 5 युद्ध कविता से हुई, लेकिन निसंदेह उसमें 10 सोल्जर जो थी वो क्या थी? सबसे बेहतरीन थी। इसीलिए तो आज 10 सोल्जर कविता पढ़ने को मिल रहा है। अब देखो अगर कुछ और अगर हम लोग जानकारी ले ले तो ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं यही क्या है? रूपर्ट ब्रूक, और इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत युवा व्यक्ति के रूप में है, सबसे खूबसूरत। और ये बात कौन कहे जी? विलियम बटलर येट्स। और याद रखना है रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, इसलिए इंग्लिश पोएट कहा जाता है। ही वाज आल्सो कॉल्ड वार पोएट, वार पोएट इनको माना जाता है। ही वाज नोन फॉर वार सोनेट, यानी कि वार सोनेट के लिए जाने जाते हैं। 5 सोनेट लिखे थे, और कब लिखे थे? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में लिखे थे। जिसमें से कौन सा पोएम ज्यादा फेमस हुआ? द सोल्जर। हाँ, ये चीज है। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, तो क्या याद रखना है? एक आयरिश पोएट जो उनके बारे में अभी बताए हैं, आयरिश पोएट थे विलियम बटलर येट्स। फिर से बोले, इनका नाम क्या है? विलियम बटलर येट्स। जो है डिस्क्राइब के उनके बारे में बोले हैं द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में इनको संबोधित किया है ना। चलो अब देख लो, लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं कविता को, पोयम को। देखो यहाँ पर पहला लाइन, ये जो कविता है वो क्या है? कवि के एक सैनिक के भावनाओं को इजहार करता है कि एक सैनिक क्या चाहता है, अपने देशवासियों से क्या चाहता है, अपने देश से क्या चाहता है, अपने सैनिक साथियों से क्या चाहता है, अपने देश के सरकार से क्या चाहता है, उसके मन में कैसी फीलिंग्स होती है, इसके बारे में। तो एक चीज तो एकदम फिक्स है कि एक सैनिक युद्ध चाहता है, अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो जो देश उसको दिया है वो उसको लौटाना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले ही लाइन से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कहा जा रहा है कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं सुपुत्र खाक हो जाऊं, यदि मैं है ना, मैं शहीद हो जाऊं, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में इतना ही सोचना। मेरा ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, मेरे लिए इतना ही सोचना क्या कि डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी। कहा जा रहा है कि वो जो कोना है, जो विदेशी भूमि का कोना, जहां मुझे दफना दिया जाएगा, क्योंकि हम तो अपने देश में है नहीं, तो हम दूसरे देश में हैं। मान लिया गया कि हम दूसरे देश में और हमको यहाँ पर दफना दिया गया, तो ये जो कोना है, ये जो भूमि है, वो किसका हो जाएगा? तो फॉर एवर, हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। और क्यों इंग्लैंड का हो जाएगा? क्यों इंग्लैंड का हो जाएगा? इसी की तो चर्चा इसमें की गई है। देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बयां किया गया है। कहा गया है कि इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड। कहा जा रहा है कि उस, ऐसा नहीं है, दूसरे देश की जो मिट्टी भी है वो भी पवित्र है। भारत के लिए, भारत के सैनिकों के लिए भारत क्या है? मातृभूमि है। तो जिस प्रकार से भारत के सैनिकों के लिए भारत मातृभूमि है, उसी प्रकार से इंग्लैंड के सैनिकों के लिए इंग्लैंड क्या है? मातृभूमि है। उसी प्रकार से पाकिस्तान के सैनिकों के लिए मातृभूमि है। तो हर एक देशवासियों के लिए उसकी भूमि जो होती है वो पवित्र होती है। इसलिए यहाँ पर रिच की बात की गई है। रिच मतलब अमीर, यहाँ पर अमीर नहीं, वहां पर क्या है? तो पवित्र की बात की। इन दैट रिच अर्थ, उस पवित्र मिट्टी में, उस भूमि में जहां मुझे दफनाया जाएगा, और रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी उससे भी ज्यादा पवित्र जो डस्ट है। डस्ट बोलने का मतलब क्या है? धूल नहीं, डस्ट बोलने का मतलब मेरे शरीर का एक एक कण, मेरे शरीर का एक एक कतरा।
यानी कि जो सैनिक है वो दफन हो जाएगा तो फिर किसे मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, है ना। तो मेरा जो शरीर है उस मिट्टी में घुल जाएगा, कंसील मतलब घुल जाएगा, मिल जाएगा, और फिर वो मिट्टी भी किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। जैसे मान लिया पानी है, तो पानी में दूध मिलाते हो, पानी क्या बन जाता है, दूध ही बन जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि माना कि वो जो अर्थ है वो पवित्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे शरीर का एक एक कण है जो रीचर है, उससे भी ज्यादा पवित्र है, और वो क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, वो उसमें घुल जाएगा, और इस तरीके से वो भूमि जो है वो क्या है, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो अपने देशवासियों कहते हैं कि मरने से मत घबराओ, मरने से मत घबराओ, मरने के बाद भी जहां मुझे दफना दिया जाएगा वो भी इंग्लैंड का हो जाएगा। तो समझ लो हम तो अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन मरने के बावजूद भी हम उस मिट्टी को अपने देश का बना के जा रहे हैं। और इस तरह से ये कविता बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था अपने देश के सैनिकों को। और डस्ट होम कहा जा रहा है, कौन सा डस्ट, तो अ डस्ट होम जिसको इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड ने क्या किया, जन्म दिया। ये जो शरीर है हम इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं, सेव्ड मतलब हम खा खा करके बड़े हुए हैं, हम ये बलशाली बने हैं, मेड अवेयर जिसको हमको जागरूक बनाया है, सिखाया है, पढ़ाया है। यानी मेरा जो शरीर है वो किसका है, इंग्लैंड का है ना। देख सकते हो केसरी में इस तरह की भावना फीलिंग थी जो हम लोग देख भी चुके। गाना भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, इस मिट्टी में मिल जावा, खेतों में लहरावा, है ना। यानी कि अगर हम शहीद हो जाएंगे और मेरा जो राख है वो नदी में क्या हो जाएगा, बहा दिया जाएगा, और वो नदी जो है वो पानी जो है खेतों में पटाया जाएगा, तो हम फूल बन के गुल खिल के हम वहां पर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके की एक भावना थी। Gave once her flowers to love her way to roam, कहा जा रहा है कि दिया है वंस, एक बार, हर फ्लावर्स, यहाँ के फूलों ने क्या है, प्यार दिया है। हम अपने ही देश में बगीचों में खेले हैं, यहाँ के फूलों ने प्यार दिया है, हर वेज टू रोम, और यहीं के रास्तों में मैं चलना सीखा है, दौड़ना सीखा है, और यहीं के रास्तों में दौड़ दौड़ करके हम तो क्या है, फौजी बने हैं, है ना। यहाँ के फूलों ने मुझे प्यार दिया है। अब बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यानी कि शरीर किसका है जी, इंग्लैंड का है। क्यों, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, क्योंकि इंग्लैंड में ही तो हम सांस लिया है, हम इंग्लैंड में ही सांस लिए हैं, और हम इंग्लैंड के हवा को लेकर के जिंदे हैं। वॉश्ड बाय द रिवर्स, यहीं के नदियों में मैंने स्नान किया है, यहाँ के नदियों में स्नान किया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और कहा जा रहा है कि इस इंग्लैंड के जो सूर्य हैं उसने मुझे तपाया है, जलाया, आशीर्वाद दिया है। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट ऑल यू सेड अवे, और सोचो कि ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, ये मेरा जो सोच है वो क्या है, गंगा जैसा पवित्र, इसमें कोई भी बुराई नहीं। आज हम लोग नेताओं को देख सकते हैं तो उसमें तरह तरह की चीजें होती है, छल कपट होता है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इस तरीके से। लेकिन एक सैनिक होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ता है किसके लिए, देश के लिए। क्या ऐसा नहीं लड़ता कि हम हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, इस जाति के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। यानी कि उसका जो दिल है वो क्या है, पवित्र होता है। किसकी तरह, तो गंगा की तरह बिल्कुल साफ होता है। A pulse in the eternal mind no less, और कहा जा रहा है कि ये जो विचार है वो तनिक भी मेरे मन में कम नहीं होगा, ये हमेशा मेरे दिल में धड़कता रहेगा। तनिक भी, जो मुझे सिखाया गया, जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है ना, ये इंग्लैंड का जो मुझ पर ऋण है वो तनिक भी हम उसको भूलेंगे नहीं। और पल्स इन द इटर्नल, हमेशा मेरे दिल में क्या है, धड़कता रहेगा। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और कहा जा रहा है कहीं न कहीं अगर हम दूर रहते हैं तो इंग्लैंड की भूली बिसरी बातें जो याद दिला ही जाती है, याद आ ही जाती है। इंग्लैंड ने जो मुझे दिया है वह बॉर्डर पर बैठकर क्या कर रहा है, चीजों को याद कर रहा होता है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, और वो सपना देखता है, वो सोचता है कि यहाँ के जो दृश्य हैं,
यहाँ जो मेरा देश है, देश का एक एक कोना जो है वो कैसा हो, सपनों की तरह हो, और प्रत्येक दिन क्या हो, खुशियों से भरा रहे। हमारे देश में किसी प्रकार कुछ कमी न रहे, कोई हिंसा न हो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, जिस प्रकार से अपने दोस्तों से वो हंसना सीखा है और विनम्रता सीखा है, तो उसी प्रकार से लोग भी जो है ये क्या है, लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहे, यही उसका एक सपना है। देखो, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है ना। यानी कि अपना जो सर है वो कहाँ पर, तलवार पर रखे हुए हैं, और अंगारों में जिस्म जलाया है। ये जो सैनिक होता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, एक जगह पर खड़ा रहता है अपने देश की सेवा करने के लिए, तो अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे कैसे रंग सजाया, तब जाकर के अपने देश में हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। ये चीज इन हार्ट्स एट पीस, और जब ये सोचता है कि ये जो हमारे जो ख्वाब है अगर सही हो जाएगा, तो हार्ट एट पीस अंडर एंड इंग्लिश अवे, तब मेरा दिल जो है, मेरी जो धड़कन है, हम क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए शांत रहेंगे। अंडर एंड इंग्लिश अवे, इस क्या हेवन मतलब स्वर्ग, यानी कि जो इंग्लैंड जैसे स्वर्ग के तले मेरी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। ये चीज है। देखो, जो फीलिंग्स यहाँ पर अंग्रेजी में है वही फीलिंग्स हमारे कविताओं में भी है, सॉन्ग में है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, मिट्टी में मिल जावा क्या मतलब, क्या कि जब हम शहीद हो जाएंगे, हमारा राख जो है कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में, और गुल बन के खिल जाएंगे, फूल बन करके हम खिलेंगे। इतनी सी है दिल की आरज़ू। किसकी आरज़ू है, मेरी है नहीं, एक सैनिक की आरज़ू है। तेरी नदियों में बह जावा, नदी में मुझे बहा दीजिए, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, है ना। एक सैनिक है कि फीलिंग से है। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। यानी देश के लिए शहीद होना भी एक गर्व की बात होती है। जितना देर आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी। कौन किसको याद कर रहा है, याद कर रहा है नहीं। लेकिन जैसे ही किसी देश के लिए शहीद हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर शहीद हो जाता है, तो पूरा देश उसके लिए रोता है, पूरा समाज उसके लिए रोता है। देखते हैं ना, पूरा जुलूस, पूरे के पूरे लोग भीड़ उमड़ पड़ता है उसके लिए, और वंदे मातरम का नारा लगाता है। उसके नाम से सड़क रखा जाता है, सड़क का नाम रखा जाता है, गांव का नाम रखा जाता है, यानी कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो शहीद देश के लिए अगर मर मिटोगे तो हमेशा के लिए अमर कहलाओगे। चलो देख लो, हम लोग ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बताते ही जाओगे एकदम फटाफट, अब बताना ही है। सोल्जर इज अ पोयम, सोल्जर कैसा पोयम है, कैसा पोयम है, लव पोयम है, तो हैप्पी पोयम करके आओगे, वार पोयम करके आओगे। सोल्जर बिलोंग, तो सोल्जर कौन से देश से बिलोंग करता है, अमेरिका से, इंग्लैंड से। हु इज रिमेम्बर एज वार पोएट, किनको वार पोएट के रूप में जानते हैं, रूपर्ट ब्रूक को। A poem consisting of dot lines is a sonnet, कितना 14 लाइन की कविता को हम लोग कहते हैं। और डस्ट, अभी बताएं कि डस्ट जो है स्टैंड फॉर द सोल्जर, सैनिक के लिए आया है। रूपर्ट ब्रूक जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1915। याद रखेंगे, हम हिंदी कर करके बता रहे, एग्जामिनेशन में हिंदी करने वाला समझाने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए याद भी करते जाएंगे, समझते जाएंगे। Where does the soldier want to be buried? सोल्जर जो है वो कहाँ दफन होना चाहते हैं, इंग्लैंड में। द पोएट सोल्जर इज प्राउड ऑफ, कहा जा रहा है कि जो कवि जो है वो किस पर गर्व करते हैं जी, किस पर, पोएम के लिए, दोस्तों के लिए, मदरलैंड, मातृभूमि के लिए करते हैं। रूपर्ट ब्रूक जो है वो कैसे पोएट है, इंग्लिश पोएट है, कैसे पोएट है। सोल्जर इज क्या है जी, ईपिक है, ओड है, सोनेट है, क्या है, सोनेट है। सोल्जर इज अ डॉट पोएम, लिरिकल, पैट्रियोटिक, सिंबॉलिक या नन ऑफ दीज, कैसा, पैट्रियोटिक। देखो क्वेश्चन पूछने का अलग अलग अंदाज होता है, तो सिर्फ ये याद नहीं रखेंगे कि सोल्जर एक वार पोएम है,
सोल्जर एक प्रकार का पेट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति वाली भावना इसमें है, कूट कूट कर भरा हुआ है। सोल्जर डील विद, सोल्जर में किस देश का वर्णन किया गया है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चर्चा किया गया है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। फिर स्पीकर ऑफ दिस पोयम, इस पोयम के जो स्पीकर हैं यानी कि जो सैनिक हैं, जो पोएट हैं, नॉट अफ्रेड, वो डरते नहीं है, किससे? देश से डरते नहीं है, तभी तो वो वहां पर गए हुए हैं। अब देख लो, ट्रू और फॉल्स दिया गया तो आप लोग बता ही सकते हो। स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर, ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? ट्रू है, सही बात है। तुम बताओ, ही इज अ फ्रेंच सोल्जर, फ्रेंच सोल्जर है? नहीं, फॉल्स है, नहीं, यानी कि ये फॉल्स है ना। द सोल्जर इज वेरी सैड, सोल्जर बहुत उदास है जी, नहीं, यानी कि क्या है? फॉल्स है। हर ही प्रेजेज इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की प्रशंसा करता है, सही बात है, तो क्या होगा? ट्रू होगा। ही टॉक अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, मदरलैंड। इट इज अ लव पोयम, क्या होगा? द पोएट इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वार, यानी कि जब पोयम जो है युद्ध में जो संकट होता है, जो विपत्ति होती है, उसके बारे में दर्शाता है, नहीं है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सॉरी, डिपिक्ट मतलब दर्शाना, ही सही होगा, ट्रू होगा। युद्ध के बारे में बताए। अ पोयम इज अ सोनेट, क्या है जी? और बताओ, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द डॉट डॉट फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कौन से फेज में? तो शुरुआत में ही ना, शुरुआत में, क्योंकि 15 में तो मृत्यु हो गई थी, तो अर्ली फेज बोलेंगे। अर्ली बोलने का मतलब होता है पहले वाले फेज में। द वर्ल्ड इटर्नल बोलने का मतलब क्या होता है? फॉरएवर। फॉरएवर बोलने का मतलब क्या हुआ? हमेशा के लिए। उनका ये जो बातें हैं, उनका जो दिल है, धड़कन जो है, हमेशा देश के लिए धड़कता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने रूपर्ट ब्रूक का भी ऑब्जेक्टिव देख लिया, साथ साथ आप लोगों ने